Now we have to go through the term physics. What is physics? Actually, physics is derived from the word physic. Physic means nature. Physics means nature. So how can we define the term physics? Physics is, we can say that it is a study of nature. It is a study of nature, or we can say that the study of nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena is called physics. A lot of things. Without physics, life is not possible over here. You are walking just because of physics. This fan is rotating just because of physics. Clear? You are sitting just because of physics. क्लियर? तो हम लोग देखते हैं सिंपल वे में कि फिजिक्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, तो किस तरह के मोशन को एग्जिबिट कर रहा है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों. अपने एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, लेकिन सन के चारों ओर क्या कर रहा है? रिवॉल्यूट कर रहा है. तो फिजिक्स के बिना आपको आज के दुनिया में, आज क्या, कभी भी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं था. बस फर्क ये था कि दैट टाइम दे आर नॉट अवेयर विद दिस टर्म एंड नाउ वी आर अवेयर विद दिस टर्म. क्लियर? तो वी कैन राइट हियर द स्टडी ऑफ नेचर एंड natural phenomena is called physics. Now when we talk about the term physics, then a lot of things are there to what is physical quantity. Physical quantity is what? The quantity which can measured. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके. जैसे ये बोर्ड है, इसको मेजर करना है तो हम कह देंगे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर. ठीक है? एक मार्कर का लेंथ मेजर कर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना मार्कर यहाँ हुआ आ जाएगा लेंथ. ठीक है? अगर हमको किसी सरफेस का करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते होइएगा गाँव में या यहाँ भी जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो पिच पे क्या कहते हैं कि 22 कदम चलते हैं. ठीक है? तो 22 यार्ड को वो एक बार में 1 यार्ड कंसीडर करते हैं. ठीक है? तो हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को मिला लिया है नापने के लिए. आप देखिएगा, साड़ी के दुकान में कभी गए हैं? और ऐसा दुकान जहाँ पे साड़ियाँ मिलती हो, उसको या मम्मी के मुंह से कभी सुनिएगा कि साड़ी 5 हाथ का है, 5.5 हाथ का है. क्या हाथ कोई स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर का? आपका हाथ हो सकता है 1 फीट का हो, मेरा हाथ हो सकता है 1.5 फीट का हो, कोई 7 फीट लंबा आदमी होगा तो उसका हाथ ही 3 फुट का होगा. ठीक है? तो उस चक्कर में ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है. तो पहले क्या होता था, जब भी हम लेंथ को मेजर करते थे या किसी चीज़ को, तो उस समय जो राजा होते थे, ठीक है, बहुत पहले की बात है, तो उनके पैर की जो लंबाई होती थी ना, उसी को फीट कहा जाता था. क्या कहा जाता था? फीट. वहीं से ये फीट सब बना है. तो अब देखिए, किसी कंट्री का राजा लंबा होता था, किसी का बौना होता था. अब उस चक्कर में इसके यहाँ जो 1 फीट होता था वो उसके यहाँ 2 फीट और 3 फीट के बराबर हो जाता था. तो इसी चीज़ को हटाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है पेरिस में. ठीक है? नाम है उसका BIPM. ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिजिकल मेजर. जितने भी आप जो यूनिट देखते हैं, चाहे वो केजी है, मीटर है, लीटर है, वॉटेवर, डिसाइड कौन करता है? यही करता है. समझे? तो डिसाइड करने वाला यही है. अब बात करें कि किसी भी चीज़ को हमने जैसे लिख दिया कि लेंथ को हम किस में कंसीडर करते हैं? मीटर. अभी तक आप बचपन से पढ़ते आए होइएगा कि ऐसा यूनिट जो होता है लेंथ का, क्लास 6 में भी पढ़े होइएगा मोशन में कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है. ठीक है? तो इसको डिसाइड कौन किया? BIPM. अब उसमें 59 कंट्रीज हैं जो उसके मेंबर हैं. समझे? और ये इंटरनेशनली जो है ये फिक्स्ड है. ठीक है? अब यूनिट यहाँ से अब एक चीज़ समझ लीजिए, फिजिक्स समझ गया,
अब अगर क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्या होता है? अब फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी which can be measured. For example, length, breadth, height, area and so on. Clear? A lot of things are there what we can measure. तो हमने कहा कि भाई मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन मेजर करने के लिए अब यूनिट चाहिए। तो जो यूनिट का सिस्टम था हमारे यहाँ, अगर एंशिएंट की बात करें, ठीक है, तो जनरली 3 तरह के मेजरमेंट के यूनिट सिस्टम चलते थे। आओ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट। अब यूनिट के बारे में हमने क्या कहा कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमने मास यूज किया तो क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। लेंथ यूज किया, टाइम, मिनट नहीं यूज करते हैं, सेकेंड ही यूज करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो सेकेंड ही होता है। क्लियर? तो इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे यहाँ जो पहले यूनिट सिस्टम था वो था सबसे पहला MKS, इसको कहा गया मेट्रिक सिस्टम। क्लियर? अब इसमें यूनिट ऑफ मास क्या था? केजी था। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर था। एंड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड था। ठीक है? उसके बाद जो फ्रेंच लोग थे वो यूज करते थे FPS सिस्टम। ठीक है? अब यहां पे जो यूनिट ऑफ मास था वो पाउंड था। क्या? यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ टाइम जो था वो सेकेंड था। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने जो सिस्टम यूज किया वो था CGS सिस्टम, जो आज भी यूज में है। समझ गए? यहां जो यूनिट ऑफ मास था वो क्या था? ग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ क्या था? सेंटीमीटर। एंड यूनिट ऑफ सेकेंड। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग थी, हर एक का एक अपना नोटेशन था जो कि इंटरनेशनली फिक्स नहीं था। तो उसके बाद जो फाइनली एक सिस्टम आया बच्चा वो था SI सिस्टम। SI या SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है? SI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट। जी हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट। ठीक है? ये एक इंस्टीट्यूशन है जो डिसाइड करता है कि किसके लिए क्या यूनिट फिक्स करना है। तो यहाँ पे जो यूनिट हुआ वो एज यूजुअल यही है, MKS को ही यूज किया गया, जो इंटरनेशनली क्या है? फिक्स है। इंटरनेशनली फिक्स है। क्लियर? देखिए, अब हम लोग यूनिट को कंसीडर करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है?
एक है फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। अब बच्चा क्या कहा गया कि फंडामेंटल यूनिट वो कौन सा है जो इंडिपेंडेंट होगा, आज़ाद होगा खुद में, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए, समझ गए। लेकिन ये भाई साहब जो है इनको चाहिए, ये फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लिए बिना अपने आप को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे? दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट, दीज आर और इनको क्या कहेंगे? दीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। ये किस पे डिपेंड करेंगे? फंडामेंटल यूनिट। अब बच्चे फंडामेंटल यूनिट का जो क्वांटिटी है वो 7 है, क्या है? 7। तो अगर हम फंडामेंटल यूनिट लिखे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ। अब इसके बाद इसमें 2 और जोड़ दिया गया, 2 और जोड़ दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं? आप लोग पूरा लिखिएगा जब भी लिखिएगा। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, इसमें एक कहा गया प्लेन एंगल, क्या? और दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड। तो यही है हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। अब इनका अगर यूनिट देखें तो लेंथ का क्या होता है? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है। प्लेन एंगल को कहा जाता है रेडियन, क्या? और इसको स्टेरेडियन। क्लियर? अब ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स है और ये डिराइव्ड यूनिट जो है। अब अगर हमको कहा जाए एरिया निकालने के लिए, तो जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे? आइदर वी विल यूज L into B, क्लियर? एंड इफ वी यूज फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी सॉलिड फिगर, सो वी कैन यूज व्हाट? L plus B into H. There are 3 dimensions, there are 2 dimensions, क्लियर? तो एरिया इज डिपेंडेंट ऑन length and breadth, but when we talk about length and breadth, so these two are independent. Length doesn't need area, breadth doesn't need area, so these are independent, but area is dependent on this factor. मतलब अगर सिंपल हम कहें तो क्या है, किसी भी फिगर का अगर प्लेन फिगर का एरिया हम निकालते हैं तो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ और ब्रेथ पे। अगर ये दोनों नहीं हो तो एरिया को निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या लेंथ निकालने के लिए एरिया जरूरी है? क्या ब्रेथ निकालने के लिए एरिया जरूरी है? तो ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? समझ गए? वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू
स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर है। अगर बच्चा इसको हम शॉर्ट में लिखे तो s जो होगा डिस्टेंस क्या होगा, कोई ना कोई लेंथ होगा, तो l बाई टी अगर हम लिख दें तो क्या कहेंगे, s इज डिपेंडेंट ऑन l एंड t, s इज डिपेंडेंट ऑन l एंड t, बट l एंड t आर इंडिपेंडेंट। l एंड t क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो स्पीड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम, बट लेंथ एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट। बच्चा स्पीड किस पे डिपेंड किया, लेंथ और टाइम पे, लेकिन लेंथ और टाइम अगर इंडिविजुअली कंसीडर किया जाए तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इस पे किसी का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब जरा इसमें समझ के चलिए कि डायमेंशंस भी होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस अभी कंसीडर करेंगे, पहले इसको कवर अप कर लीजिए। अब देखिए, लेंथ हमने कहा मीटर है, मास कहा किलोग्राम है, टाइम कहा सेकेंड है, लेकिन भैया इसको लाया कहाँ से गया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम क्यों मीटर ही कंसीडर करें, क्यों किलोग्राम कंसीडर करें, क्यों टाइम। ये तो एक सीजियम इरिडियम सिलेंडर है। क्या है, सीजियम इरिडियम सिलेंडर, उसके लेंथ को मेजर करके स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया लेंथ का, मीटर को, समझ गए, और उसी के मास को मेजर किया गया तो ये किलोग्राम बना। तो ठीक है, ये दोनों तो समझ में आया, लेकिन सेकेंड कहाँ से आ गया। तो बच्चा सोलर मीन डे समझते हैं। एक सोलर मीन डे क्या होता है, सोलर मीन डे, इसका नाम सुने हैं कभी। देखिए, जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है तो उस समय से जो टाइमिंग स्टार्ट होके अगले दिन जब तक सूरज सर के ऊपर ना आ जाए, उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, सोलर मीन डे। और जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है तो उस टाइम सूरज के पोजीशन को क्या कहते हैं, जेनिथ। क्या कहते हैं, जेनिथ। अब इस सोलर मीन डे में टोटल होते हैं कितने, 86,400 सेकेंड, ठीक है। और यहीं से सेकेंड का यूनिट कहा गया कि जो एक सोलर मीन डे का 1/86,400 पार्ट जो होगा वही टाइम का यूनिट होगा। 86,400 पार्ट जो होगा वही क्या होगा, टाइम का यूनिट होगा। तो ये बेसिक्स थे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा डिराइव्ड यूनिट में चलेंगे कि डिराइव्ड यूनिट कैसे है। अब देखिए, डिराइव्ड यूनिट नाम से ही क्लियर है बच्चा कि ये दूसरे के ही हेल्प से बनेगा। अब जैसे फोर्स होता है, फोर्स पढ़े हैं ना 8 में, फोर्स का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स तो हमारा क्या होगा, F, मास क्या हो जाएगा, m, और एक्सीलरेशन क्या होगा, a। अब देखिए, फोर्स हमारा किस पे डिपेंड है, लेकिन मास और एक्सीलरेशन क्या इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम लिखे थे अभी। मास बच्चा इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्सीलरेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड किस पे है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पे। अब जरा सिस्टम समझिए इसका क्या कंडीशन कहता है। मोस्ट ऑफ द आप वैसे साइकिल चलाते होंगे, तो क्या साइकिल एक ही बार फुल स्पीड में शुरू हो जाते हैं, पहले धीरे धीरे चलते हैं, फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद
क्या होता है, एक स्पीड चेंज कर लेते हैं और उस स्पीड पे जाके फिक्स हो जाते हैं, उसी में कंटिन्यू करते हैं, समझे। तो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप शुरू किए 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आप कितना चला रहे हैं, 5 मीटर। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, ठीक है। और 10 सेकेंड्स के बाद, 10 सेकेंड्स के आपका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, 30 मीटर, ठीक है। तो देखिए आपका वेलोसिटी चेंज हुआ, जिस वेलोसिटी से आपने शुरू किया उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्या कहते हैं, और u से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस वेलोसिटी पे आप जाके कांस्टेंट हो गए उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, v से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो क्या था, 10 सेकेंड या टाइम टेकन जिसको कहते हैं। तो यहीं से हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं, a = b - u/t, और ये हो जाएगा 30 - 5/10 एंड इट विल 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन पे किस पे डिपेंड हुआ, वेलोसिटी और टाइम पे। फोर्स किस पे डिपेंड है, मास और एक्सेलरेशन पे, लेकिन मास इंडिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी और टाइम पे। अब अगर हम कह दें कि क्या वेलोसिटी और टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा दिमाग लगाइए, वेलोसिटी और टाइम इंडिपेंडेंट है, नहीं है, सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अब ये कहाँ पहुंच गया भाई साहब, ये भी डिस्प्लेसमेंट पे आ गया, समझ गए। तो ऐसे डिराइव्ड यूनिट होते हैं, ठीक है, जो मतलब किसी दूसरे यूनिट के हेल्प से क्या किए जाते हैं, फॉर्म होते हैं, समझ गए। अब चलिए डायमेंशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, डायमेंशन क्या होता है। तो बच्चा डायमेंशन में मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। एक्सपोनेंट सब पढ़े हो, मास को m से, टाइम को किससे, लेंथ को, टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब अगर हमको कोई कह दे कि स्पीड जो है वो क्या है, डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस क्या होगा, कोई ना कोई लेंथ होगा, कोई ना कोई हो गया। अब लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। तो बच्चा स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, मास है क्या कुछ इसमें, नहीं है, तो m का पावर क्या हो जाएगा, 0, m का पावर 0। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने पढ़ा है कि किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, समझ में आया। l का पावर क्या होगा, 1, और t का पावर -1, ये नीचे है। जब भी रेसिप्रोकल से ऊपर जाता था तो क्या होता था, निगेटिव साइन हो जाता था, और अगर नीचे निगेटिव रहता था तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता था। तो ये क्या होगा, ये स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या है। इसी पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट भाई, एक टाइम तो पहले से है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम
इनटू टाइम, हो गया, समझ में आया। अब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई वो लेंथ है, कोई ना कोई लेंथ है, और टाइम क्या होगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। यहां भी कोई मास नहीं है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का पावर 0 L1 t का पावर माइनस, समझ में आई बात। ठीक है, तो आप लोग जरा फोर्स का लिखिए। फोर्स इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और वर्क का लिखिए जिसका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू तो फोर्स क्या था हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने चेंज किया वेलोसिटी बाय टाइम में, फिर इसको चेंज किया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में, और जब सारे यूनिट्स इंडिपेंडेंट हो गए तो हमने क्या किया, इसका डायमेंशन लिखा। सेम वैसे ही वर्क में हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m का पावर 1 L स्क्वायर T इनवर्स 2, यही पढ़ा है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो कोई ना कोई लेंथ होगा। और हम लोग एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़े थे कि अगर a का पावर n हो और a का पावर m हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या हो जाता था। यहाँ जरा देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, l का पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, क्या हो जाएगा, m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर माइनस, हो गया। तो यही आपको डायमेंशन लिखने का तरीका है, ठीक है। तो इसको आप चाहते तो कंप्लीट ब्रेक करके भी लिख सकते थे, और हमने क्या किया, जो हमने फोर्स का निकाला था सिर्फ वहां से उसको उठा के इसके साथ मिक्स कर दिया, हो गया, मिटा दे।